नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत के उत्तरी इलाके में किसी भी नेता से मिलने वाले मिडिल क्लास से ऊपर के आदमी की एक सिफारिश यह जरूर होती है कि उसे लाइसेंस मिल जाए किसी भी हथियार का। यानी हथियार का लाइसेंस पाना उसके लिए एक बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा होता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो लाइसेंस लेना वहाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं माना जाता है आर्म्स खरीदने के लिए। यही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा नरसंहार टेक्सास में हुआ, जहां स्कूल में 21 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद भी लाइसेंस को लेकर के, हथियारों को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ, जबकि हमारे यहाँ एक छोटी सी वारदात होने के बाद भी इस तरह की तमाम बातें चल निकलती हैं। टेक्सास के कांड ने अमेरिका के मुक्त हथियार नीति पर जरूर सवाल खड़े किए और प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बंदूकों पर प्रतिबंध का आह्वान किया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। दरअसल अमेरिका में बंदूकों पर प्रतिबंध लगाना वहां के राष्ट्रपति के बूते से भी बाहर है। अमेरिकी लोगों को यह आज़ादी उनके जीवन अधिकार से जुड़ी हुई आज़ादी की तरह मिली हुई है। गन कंट्रोल की बात करने वाले तमाम प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाए सिवाय आह्वान करने के। अमेरिका में नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। यह अधिकार सीमित करना या खत्म करना कतई आसान नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में इस अधिकार के प्रति सहानुभूति काफ़ी ज़्यादा है। कई डेमोक्रेट्स भी इसके समर्थक रहे हैं। सीडीसी की मई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के पहले वर्ष में 1994 के बाद से बंदूक हत्या की उच्चतम दर देखी गई, जिसमें कुल 19,515 मौतें हुई। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 20,915 हो गया। 17 मई 2022 तक अमेरिका में बंदूक से संबंधित 7,161 हत्याएं हुई, जिसमें सामूहिक गोलाबारी से 203 मौतें शामिल थीं। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि बंदूक से होने वाली मौतों के मामले में अमेरिका दुनिया में 32वें नंबर पर था। 2019 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति 1 लाख लोगों में से 3.96 मौतें बंदूक से हुई। यह ब्रिटेन की तुलना में बंदूक से संबंधित मौतों का 100 गुना अधिक है। यूके में 1997 में एक प्राथमिक स्कूल में शूटिंग के वारदात के बाद बंदूकों के निजी स्वामित्व को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिका में बंदूक रखने की आज़ादी 200 साल पुराने संविधान के दूसरे संशोधन के मात्र एक वाक्य से है। इसमें कहा गया है कि चूंकि एक स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए एक अच्छे प्रकार से विनियमित मिलिशिया आवश्यक है, हथियार रखने और धारण करने के लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। पिछले कई दशकों में बंदूक नियंत्रण पर वहाँ के नेता इतनी अलग अलग राय रखते हैं कि वहाँ के संसद में कोई भी एक राय आज तक बन ही नहीं पाई। वास्तव में 1994 के बाद से कोई महत्वपूर्ण संघीय बंदूक नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया है। 94 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हिंसक अपराध नियंत्रण और कानून प्रवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे लोकप्रिय रूप से असॉल्ट हथियार प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह प्रतिबंध 2004 में समाप्त हो गया, पर इसे नवीनीकृत करने की कोई कोशिश हाउस में किसी भी दल की तरफ से हुई ही नहीं। 2013 में कनेक्टिकट प्रांत में एक अकेले बंदूकधारी द्वारा 20 बच्चों और 6 शिक्षकों की हत्या करने के बाद सीनेट में बिल पेश हुआ, लेकिन मतदान में यह बिल पास नहीं हो सका। उस समय से सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों के डेमोक्रेट के सारे प्रयास लगातार विफल होते आ रहे हैं। अमेरिका में नेशनल राइफल एसोसिएशन बंदूक रखने की निजी आज़ादी का सबसे बड़ा समर्थक संगठन है। एनआरए को हथियार निर्माताओं का बड़ा समर्थन है और ये राजनीतिक रूप से ज़बरदस्त लॉबिंग करते हैं कि लोगों की बंदूक खरीदने व रखने की आज़ादी में जरा भी कमी न होने पाए। एनआरए का आधार यह है कि अमेरिका में नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि उच्च शक्ति वाले हथियारों की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति चाहे तो कितने भी हथियार किसी भी शक्ति के खरीद सकता है, रख सकता है। एनआरए के सदस्यों का एक बहुत ही वफादार आधार भी है, जिनके लिए बंदूक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। नियामकों की तुलना में बंदूक मालिकों के बीच जुनून बहुत ज़्यादा रहता है। वर्षों से बंदूक की आसान पहुंच को रोकने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे ज़्यादातर मामूली ही रहे हैं। 1930 के दशक में राष्ट्रीय आग्नेयास्त्र अधिनियम नली काटी गई। शॉटगन के उपयोग पर अंकुश लगाने का एक शुरुआती प्रयास था।
पहले तो इतनी आज़ादी थी कि लोग डाक द्वारा बंदूकें खरीद और मंगा सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ब्रैडी बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त डीलरों के लिए यह जरूरी बना दिया गया कि उन्हें बंदूक के खरीदारों के लिए उनकी पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। 1994 में क्लिंटन असॉल्ट राइफल के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सफलतापूर्वक एक विधेयक लाए, लेकिन यह विधेयक 2004 में समाप्त हो गया। अमेरिका में बंदूक के स्वामित्व की लंबी परंपरा है, जो सरकार के प्रति अविश्वास की विचारधारा और व्यक्तिवाद में विश्वास के साथ मिली जुली है। इसके अलावा बंदूक के साथ अमेरिका का प्रेम उस समय से जुड़ा हुआ है जब एक मिली जुली सेना के रूप में अमेरिका एक देश के रूप में विकसित हो रहा था। सीमा पर फ्रांसीसी, स्पेनिश और मूल रेड इंडियंस से खतरे का मतलब था कि अमेरिका शुरू से ही एक ऐसा समाज था जो सशस्त्र आबादी पर बहुत अधिक निर्भर था। समय के साथ बंदूक का स्वामित्व अमेरिकी पहचान के एक विशेष ब्रांड के साथ जुड़ गया, जो सरकार से स्वतंत्रता, कड़क पर्सनालिटी और निजी स्वतंत्रता की उदारवादी धारणाओं को महिमामंडित करता है। दरअसल मूल रूप से अमेरिका के पास शुरू में आंतरिक और बाहरी रक्षा के संगठनात्मक ढांचे के रूप में निजी तौर पर लड़ने में सक्षम मिलिशिया ही थी। अमेरिकी संस्कृत के एक एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिकियों के पास पश्चिम के इलाके को जीतने और ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ी सभी चीज़ों को सही ठहराने का एक लंबा इतिहास है। पुराने समय से अमेरिका में मिथक रहा है कि बुरे लोगों के खिलाफ सुरक्षा देने में सरकार असमर्थ है। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर गन पॉलिसी एंड रिसर्च के एक निदेशक डेनियल वेबस्टर का कहना कि अमेरिकी व्यक्तिवाद बताता है कि नरसंहार जैसी गोलीबारी की तत्काल प्रतिक्रिया विधायी उपायों की तलाश में नहीं है। हर गोलीबारी के बाद गोली चलाने वाले के व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कभी सामाजिक हालातों पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। बहरहाल टेक्सास की घटना के बाद एक बार फिर से बंदूक कंट्रोल पर आवाज़ उठाई जाने लगी है, लेकिन अमेरिकी लोगों का जिस तरह का बंदूक और हथियारों को लेकर के आकर्षण है, जिस तरह उसे अपने संवैधानिक अधिकार से जोड़कर देखते हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि यह आवाज़ कुछ कर पाएगी या न कारखाने में तूती से आगे कुछ बढ़ पाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।